गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर का में हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये क्या होता है और इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके पढ़ने के पहले, इसके बारे में जानने के पहले हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ईएमएफ सीरीज क्या होती है। तो मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट ईएमएफ सीरीज आपको देता हूं। सबसे पहले ईएमएफ सीरीज एक बार अगर आपके दिमाग में थोड़ी भी बैठ गई तो मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे ईएमएफ सीरीज के बारे में। तो ये सीरीज में मैंने कुछ यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है और ये ईएमएफ सीरीज आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे मिल जाएगी, यानी इस लेसन के लास्ट पेज पे। तो ये मैंने जो 4 रिएक्शन लिखी है, 1 2 3 4 5, ये ईच एंड एवरी रिएक्शन बिलोंग्स टू द रिडक्शन रिएक्शन। बराबर है बच्चों, ये सभी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ पर फ्लोरीन रिडक्शन कर रहा है, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव रिडक्शन कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिडक्शन कर रहा है, यहाँ जिंक आयन रिडक्शन कर रहा है, यहाँ पर लिथियम आयन रिडक्शन कर रहा है। और ये सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स उनके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है 2.87 वोल्ट। तो ये 2.87 वोल्ट क्या है? ये उनका पोटेंशियल है। ये क्या है बेटा? पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, ये रिएक्शन हमेशा एक इलेक्ट्रोड की हो सकती है। अरे भाई, ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है ना। तो रिडक्शन रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड की होंगी? कैथोड की होंगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड की होंगी? एनोड की होंगी। अगर रेडॉक्स रिएक्शन रहती तो हम बोल सकते हैं कि वो सेल की रिएक्शन है। तो बेटा ये सब कैथोड वाली रिएक्शन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनका पोटेंशियल कितना है? 2.87 है। इसका पोटेंशियल है 0.337 है। इसका पोटेंशियल 0 है और इसका पोटेंशियल है -0.763 है और इसका पोटेंशियल है -3.045। ये दिस ऑल आर द रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इन सबको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो मैंने आपको बताया था। आईयूपीएसी ने कहा है कि हम सब ही रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड बताते हैं और स्पेशली रिडक्शन में ही बताते हैं। तो बच्चों, ये हमको कैसे पता चला कि इनका रिडक्शन की वैल्यू इतनी आती है? जैसे देखो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का। ये एग्जांपल ले लेते हैं हमने। तो जिंक अगर रिडक्शन करता है, जिंक आयन अगर रिडक्शन करता है तो उसका पोटेंशियल है इतना। तो यही की वैल्यू है। हमको कैसे पता चला कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है? ये तो बात क्लियर है बच्चों कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा रहेंगी वो तो अच्छा एक्सपर्ट रहेगा रिडक्शन करने में। अगर इफ देयर इज अ कंपटीशन, एक थोड़ा सा रिकॉल आप डैनियल सेल पे जाते हैं। डैनियल सेल के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें कॉपर आयन और जिंक आयन था। तो मैंने देखो डैनियल सेल की दोनों बातें यहाँ पर इंक्लूड कर दी। ये और ये डैनियल सेल में हमने देखे थे इनको। ठीक है बेटा, तो डैनियल सेल में हमने देखे थे, इन दोनों को हमने कंपटीशन में उतारा था और इन दोनों की वैल्यू देखो बच्चों सामने रखी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू है 0.337 वोल्ट, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? -0.763 वोल्ट। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसकी वैल्यू कैसी है बेटा? लार्ज वैल्यू, बड़ी वैल्यू है। ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो इसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो दोनों में से अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा रहती है वो करता है रिडक्शन, जिसकी वैल्यू कम रहती है वो करता है ऑक्सीडेशन। समझ में आई बातें? क्लियर है? अगर इन दोनों में कंपटीशन होता, बच्चों आप बताओ मुझे, अगर इन दोनों में कंपटीशन होता तो कौन रिडक्शन करेगा? मुझे बताओ। इन दोनों में कंपटीशन होगा तो इसकी वैल्यू बड़ी है, ये रिडक्शन करेगा और ये ऑक्सीडेशन करेगा। यानी इसका मतलब एक इलेक्ट्रोड रिडक्शन भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने अभी भी है कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये आई कहां से? कैसे आई ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू? इनकी इन सब की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सभी कैलकुलेटेड वैल्यू है और इन वैल्यू का कैलकुलेशन हमने कहां से किया है? इन सब का कैलकुलेशन किया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से। कहां से किया हमने बच्चों इनका कैलकुलेशन? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से किया है। याद रखना हमेशा, हमने ये जो वैल्यू निकाली है सब रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से निकाले हैं। तो अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है
जिसकी मदद से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यानी कोई भी ऑक्सीडेशन निकलेगा, रिडक्शन निकलेगा, यानी उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक का नाम है एसएचई और दूसरे का नाम है कैलोमेल। एसएचई का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका नाम है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है बेटा? चलो हम इस बात को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो मैं पहले इसको रब कर देता हूं। मैंने ईएमएफ सीरीज के बारे में एक आइडिया दे दिया बच्चों, और जो वैल्यू देखना सिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में आपको। और ईएमएफ सीरीज का एक अलग से हमको टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है? तो वो लास्ट लेक्चर में रहेगा ईएमएफ सीरीज का टॉपिक। लेकिन अभी हम देख रहे हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे हम जानते हैं बेटो, हमारे पास दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक एसएचई है और एक है कैलोमेल। तो एसएचई का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, और कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। मैं आपको बता देता हूं एक बात और जो आपके काम में बहुत आएगी, कि इसको बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एसएचई को बोला जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलोमेल को बोला जाता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड है। जब एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया जाता है सॉल्ट ब्रिज की मदद से, आप जानते हो, तो बन जाता है सेल। समझ में आ रहा ना? और किसी भी सेल, कोई भी सेल कितने वोल्ट का है ये निकालने के लिए हमारे पास फिजिक्स में पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम कोई भी सेल कितने वोल्टेज का है ये हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इन दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को अटैच करके इसका सेल बना के हम पोटेंशियोमीटर में अटैच करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, कितने वोल्ट का सेल है। अब देखेंगे बच्चों, इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं और इसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं। तो बच्चों इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसीलिए बोला जाता है कि इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ही 0.000 वोल्ट फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। ऑलरेडी जब हम इसको डिजाइन करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.00 वोल्ट आती है। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। लेकिन इसको जब डिजाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक बार कैलोमेल इलेक्ट्रोड अगर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो उस इलेक्ट्रोड को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड में अटैच करके जिसकी वैल्यू हमको मालूम है, उससे हम कैलोमेल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई हमको, तो इसकी मदद से हम दूसरे लोगों की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी इसका पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करने के बाद में फिर हम इसको यूज करना सीखे चालू करते हैं, और ये ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है फिर इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। समझ में आया बच्चों? दिमाग में रखना ये बातें अच्छे से, बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान देके पढ़ाई करो आप। छोटी छोटी सी बातें यहाँ पर दी हुई है, एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है? हाँ तो बच्चों, हमारा जो अब टॉपिक है वो है एसएचई। हम एसएचई के बारे में देखेंगे। तो एसएचई में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा एसएचई जो होता है उसका मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो, हमने सबसे पहले एक बड़ा सा बीकर लिए हुए और इस बीकर में एक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन का है। H पॉजिटिव आयन का सोर्स आप HCl या और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में एक जैकेट लगा हुआ है, आउटर जैकेट, और इसके अंदर एक ट्यूब है। ये जो जैकेट है नीचे से परफोरेटेड है, जिससे सॉल्यूशन अंदर बाहर हो सकता है। और अंदर जो ट्यूब लगा हुआ है बेटा, ये ट्यूब में अगर आप देखोगे ऊपर से कॉपर वायर आया है यहाँ तक का, यहाँ तक कॉपर वायर है, और कॉपर वायर के बाद में इधर मर्क्यूरी सॉल्यूशन है, मर्क्यूरी है, लिक्विड मर्क्यूरी, और उसके बाद में यहाँ पर एक प्लैटिनम का वायर लगा हुआ है। तो ये जो वायर है बेटा प्लैटिनम का वायर है ये, ठीक है? और उसके नीचे लगी है एक प्लेट, ये प्लेट आप देख सकते हो, ये प्लेट है प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां से डायरेक्ट कॉपर का वायर ही क्यों लेके आए नीचे, यहाँ से ऐसा क्यों किया कि यहाँ से प्लैटिनम लिया, यहाँ से कॉपर लिया, इधर मर्क्यूरी डाला, क्या है भाई? कुछ नहीं है, कनेक्शन बनाया है
यहां से लेके तो डायरेक्ट ऊपर तक प्लैटिनम लेके जाते तो महंगा पड़ जाता, सस्ते में काम करना था, इसलिए यहां तक कॉपर लेके आए। अब कॉपर और प्लैटिनम के बीच में गठान तो मार नहीं सकते, इसलिए मर्क्यूरी डाल दिया। मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। अब रही बात ये, कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कॉपर का ही वायर क्यों नहीं ऊपर से नीचे तक लेके आ गए, कॉपर के वायर में प्लेटिनम प्लेट लगाना था। तो सही बात है, यहाँ पर HCl सॉल्यूशन है और कॉपर लेते हैं हम, HCl और कॉपर की रिएक्शन होती है। प्लेटिनम प्लेट और प्लेटिनम वायर इसलिए लिया गया है कि वो HCl के साथ में रिएक्ट ना हो। अब ये जो ग्लास जैकेट है, इसमें एक चेंबर दिया हुआ है, आउटलेट दिया हुआ है, यहाँ से प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस जा रही है, जो कि 1 atm प्रेशर पे मेंटेन की हुई है। ठीक है, ये बेटा एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये हो गया एक इलेक्ट्रोड। अब ये SHE इलेक्ट्रोड है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अब ये जनरली इसका जो वोल्टेज होता है, ये होता है 0.00 वोल्ट होता है, हमने निकाल के रखा हुआ है। हाइड्रोजन गैस का इतना ही होता है, 0.00 वोल्टेज। ठीक है, इसका पोटेंशियल इतना होता है। अब इसको आप किसके साथ अटैच कर रहे हैं मैटर करता है। अगर आप इस इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ अटैच कर रहे हैं, जिंक जानते हो आप, ये ऐसा होता है Zn डबल पॉजिटिव आयन और जिंक की रॉड, ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, वैसा ही एक और इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसमें होता है कॉपर आयन और कॉपर की रॉड। तो आप किसके साथ अटैच कर रहे हो, इट मैटर्स। इफ यू अटैच दिस SHE विद जिंक, ठीक है, विथ जिंक, अगर मुझे जिंक ही निकालना है, जिंक का पोटेंशियल कितना है समझ लो, मुझे नहीं मालूम, इसका पोटेंशियल मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो मैं जिंक के साथ अटैच करूंगा। तो जिंक के साथ जब SHE को अटैच करेंगे तो SHE उस टाइम पे बिहेव करेगा कैथोड। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। SHE उस टाइम पे क्या बिहेव करेगा, कैथोड। यानी अगर आप SHE को इसके साथ अटैच करते हो तो SHE विल बिहेव एज अ कैथोड। ये हमको कैसे पता चला, अरे भाई हम जब इसको अटैच करते हैं तो यहां पर वैसे रिजल्ट मिलते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये कैथोड बिहेव कर रहा है, वो एनोड बिहेव करता है। तो कैसे मिलते हैं बताऊंगा मैं आपको, 2 मिनट रुको। अगर ये SHE को हम कॉपर के साथ अटैच करते हैं तो वहां पर कॉपर बिहेव्स एज अ कैथोड, तो SHE एनोड बिहेव करेगा। इससे क्या बात समझ में आई, इससे ये समझ में आता है कि SHE कभी एनोड बिहेव करेगा तो कभी कैथोड, इट डिपेंड्स ऑन वो किसके साथ अटैच है। समझ में आ रहा है ना भाई, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इन दोनों का अटैचमेंट करोगे तो एक सेल बनेगा, इन दोनों का अटैचमेंट करोगे तो एक सेल बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहां पर हमारी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इफ वाली कंडीशन डाल देता हूं। इफ SHE बिहेव्स एज एनोड, अगर SHE एनोड बिहेव कर रहा है तो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होंगी देखेंगे हम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ ऐसे होंगी, हाइड्रोजन गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन होने वाली है और ये रिएक्शन का वोल्टेज कितना है, 0.00 वोल्ट। ठीक है, चलो ये रिएक्शन यहां पर बताता हूं। देखो यहां से हाइड्रोजन गैस अंदर गई, यहां से हाइड्रोजन गैस अंदर, यहां से जब हाइड्रोजन गैस अंदर जाएंगी तो ये देखो हाइड्रोजन गैस यहां से आउटर जैकेट, ये यहां से होते हुए हाइड्रोजन गैस यहां पर पहुंची, ये यहां पर प्लैटिनम प्लेट के ऊपर आके अटैच होंगी हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया, ये आ गई हमारी हाइड्रोजन गैस। यहां से जैसी हाइड्रोजन गैस होंगी, हाइड्रोजन गैस का 2H पॉजिटिव और जो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर चढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, फिर से एक बार देख लो, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ से अंदर जा रही है तो ये होते 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 ये प्लेट पे आके टच करेंगी। प्लेट जो होती है पानी के अंदर पूरी डूबी हुई नहीं होती है, मैंने देखो सरफेस पे रखा है प्लेट को, बराबर वैसे ही बनाना डायग्राम। हाइड्रोजन गैस प्लेट को टच होती है, प्लेट को टच होने के बाद में जो इसके H पॉजिटिव आयन बनेंगे, H पॉजिटिव आयन कहां पर करेंगे, अरे भाई हमारे सॉल्यूशन में कूदेंगे, H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में कूदेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी सॉल्यूशन में कूदता क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से प्लेटिनम वायर से चढ़ेगा, यहाँ मर्क्यूरी से होते हुए कॉपर वायर पे चढ़ेगा और सीधा इधर आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब होगा ऐसा, जब SHE बिहेव्स एज अ एनोड। दिमाग में बढ़ गई बातें, तो SHE बिहेव्स एज अ एनोड तो ये रिएक्शन होगी। दूसरी कंडीशन, इफ SHE बिहेव्स एज क्या बिहेव्स कर रहा है, SHE बिहेव्स एज कैथोड। अगर ये कैथोड बिहेव कर रहा है तो रिएक्शन उल्टी होंगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। तो इसका यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों कैसा रहेगा। इस टाइम पे क्या होगा, अगर एसएजी कैथोड बिहेव कर रहा है तो भाई इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये वायर से होते हुए मर्क्यूरी में जाएंगे, मर्क्यूरी से होते हुए प्लेटिनम वायर में जाएंगे, प्लेटिनम वायर से होते हुए प्लेटिनम प्लेट में जाएंगे, और प्लेटिनम प्लेट के पास में हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी घूम रहे हैं, पहले से डाल के रखे, तो वहां का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन दोनों कंबाइन होगा और हाइड्रोजन गैस बनके यहां से ऐसी बाहर निकलेंगे और ये हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये रही बात किसकी, एसएचई की। तो एसएचई अगर कैथोड बिहेव करता है, एसएचई अगर एनोड बिहेव करता है, मैंने दोनों ही रिएक्शन आपके सामने लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब रही बात ये इलेक्ट्रोड, मैंने जैसे आपको कुछ, आप लास्ट लेक्चर में मेरे देखे हुए आपने कि अगर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड बनाया है तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, इसको रिप्रेजेंट करते थे कुछ इस तरीके से, याद होगा आपको, इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये सॉलिड ऐसा। कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था, ये देखो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिख के दिखाता हूं, Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, बराबर है कि नहीं है, इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा। यस, हाँ, इसका भी रिप्रेजेंटेशन है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है देखो, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम वायर। H पॉजिटिव आयन 1 मोलर कंसंट्रेशन का था, हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पे आ रही थी, ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया बेटा? ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं मेटल मेटल आयन टाइप के इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के भी 4 टाइप होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल आयन टाइप के इलेक्ट्रोड है। यह है नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। तो इसमें नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड में एक सपोर्टिंग लगता है, प्लेटिनम का सपोर्ट, इसलिए यहाँ पर 3 बने हुए प्लेटिनम लगा हुआ है। समझ में आ गया? दोनों का रिप्रेजेंटेशन दिमाग में आ गई बातें, क्लियर है? अब इसका हम देखेंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसका पोर्शन कैसा रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ एसएचई कैसा होता है बेटा? क्या होता है इसका एप्लीकेशन? इसका एप्लीकेशन अपन करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालने के लिए। ये हमारे पास जिंक है और ये जिंक इलेक्ट्रोड एक बना हुआ है। इसका पोटेंशियोमीटर यानी ई नॉट की वैल्यू हमारे लिए कैसा है, अननोन है। निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं एसएचई को लूंगा एक साइड में। ये लिया है बच्चों हमने जिंक, और जिंक आयन इसमें डाला है। यहां पर रॉड जो लगी हुई है, ये रॉड लगी हुई है, जिंक से बनी हुई रॉड है। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने H पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन लिया है। यहां पर थोड़ा मैं आउटलाइन बनाऊंगा, एकदम एग्जैक्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मैंने SH यहां पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ ज्यादा दिखा दिया मैंने, SH कनेक्ट करके यहाँ पर बताया हुआ है, ऐसा कुछ प्लेट प्लेट लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया SH। ये ऐसा एक वायर से ऐसा जोड़ दो, ये बन गया सेल, और यहां से आपको लगाना पड़ेगा किसको, सॉल्ट ब्रिज को। ये आपने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। ये SB है हमारा, सॉल्ट ब्रिज है। ये हो गया एक इलेक्ट्रोड, ये हो गया एक इलेक्ट्रोड। ये मैंने आउटलाइन बनाया है, मेरे डायग्राम पे नहीं जाना। ठीक है बच्चों, ये आउटलाइन बनाया हुआ है मैंने एक शॉर्टकट में, तो आप समझ में आ गया होगा कैसे अटैच कर दिए। अब ये बन गया सेल। भाई इसका पोटेंशियल मुझे मालूम है 0.00 वोल्ट, लेकिन इसका पोटेंशियल अभी भी मेरे लिए अननोन है। अब देखो, अब जब कहानी होगी, जब मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ये सेल काम करने लग गया, यहाँ पर एक बल्ब लगा था, वो बल्ब भी जलने लग गया। ठीक है, जलने लग गया बल्ब। अब जब ये बल्ब जल रहा था तो हमने देखा कि ये बिहेव कर रहा है एनोड, ये बिहेव कर रहा है एनोड, और ये बिहेव कर रहा है कैथोड। मुझे कैसे पता चला कि ये कैथोड बिहेव कर रहा है? ये कैथोड इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि यहां से निकल रही थी हाइड्रोजन गैस। हमने देखा ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन,
जब ये सेल चल रहा था, इस सेल की जब रिएक्शन हो रही थी, ड्यूरिंग दिस सेल रिएक्शन हमने देखा कि यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, लिबरेट। क्या हो रही थी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। अब भाई यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, इसका मतलब यहां पर ये वाली रिएक्शन हो रही होंगी। ठीक है, जब भी आपने देखे थे यहां पर मैंने दो रिएक्शन दिखा था, ये रिएक्शन हो रही होंगी, यानी यहां पर रिडक्शन हो रहा, तो कॉमन सेंस की बात है इधर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो अभी ये सेल बन गया, लेकिन ये सेल कितने वोल्टेज का बना मुझे मालूम है क्या, नहीं। बट एक ऐसी चीज है जो हमको बता सकती है कितने वोल्टेज का बना है। एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो ये बता सकता है कि ये सेल कितने वोल्टेज का बना। कौन सा हथियार है वो, कौन है, पोटेंशियोमीटर। कौन है वो, पोटेंशियोमीटर। तो मैंने इस सेल की वैल्यू ई नॉट सेल हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आ गया। पोटेंशियोमीटर की मदद से हमने ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल ली है। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो गया। अब देखो कैसा होगा भाई, हमारे पास फॉर्मूला मालूम था ई नॉट सेल का, क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सांगा ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई, वो जो भी आई होंगी यहां पर पता है मुझे, मैंने राइट मार दिया। ई नॉट कैथोड कौन है, कौन है कैथोड, हाइड्रोजन। ई नॉट कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, माइनस ई नॉट जेड एन। इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 0.00। जब आप ही बताओ मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता, निकाल सकता ना। बस यही एप्लीकेशन है। मैंने देखो काम कर दिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला, एसएचई की मदद से जिंक की वैल्यू निकाल लिया। यही तो मैं आपको जब से समझा रहा था। समझ में आई बातें, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एसएचई। आपने एक चीज पे गौर दिया होगा, मैंने एसएचई की डायरेक्ट वैल्यू ले लिया 0.00 वोल्ट। इसकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, हमने एडजस्ट ही वैसा किया है। भाई 1 मोलर का HCl डाल रहे हैं हम, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर रख रहे हैं, सब 1 रख रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए, 0.0 वोल्ट, स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया यहां तक का। तो दिस आर ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एसएचई। अब बेटा कुछ ऐसे चीज जब हम यूज करते हैं तो कुछ डिफिकल्टी भी आती है। इसकी डिफिकल्टीज के बारे में मैं ओरली आपको बताता हूं। एसएचई का यूज करना इतना आसान नहीं है। डिफिकल्टीज क्या आती है, देखो सबसे पहला इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बहुत मैटर करता है। इसको कंस्ट्रक्ट करने में आपको इतना सारा इंस्ट्रूमेंटेशन लगाना पड़ता है, बीकर, ग्लास जैकेट, ये वो। ऐसे टाइम पे जब आप इतना सारा सामान लगाते हो, आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। चलो ठीक है, इसको छोड़ दिया कि हमको उठा के नहीं लेके जाना है, एक जगह पे हमने रख दिया, तो भी प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको प्योर एंड ड्राई, मैंने जैसा लिखा था ग्लास जैकेट के अंदर, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस डाला जाता है। ये प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस आपको मिलना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है। बना भी लोगे तो ड्राई करना उसको मुश्किल है। ये दूसरा हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट में ये जो हाइड्रोजन आयन होता है यहां पर, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करके रखना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अगर एनोड की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन जाएंगे, हाइड्रोजन आयन बनेंगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर कैथोड की रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन आयन यूज्ड अप हो रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बदलते रहता है। तो उसने बोला है ना आपको 1 मोलर मेंटेन करके रखना, तो बस वही बात होती है, उसको मेंटेन करना ही प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आया। ये दो डिफिकल्टीज क्या थी, पहली डिफिकल्टीज दिमाग में आ गया होगा प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस का। दूसरी डिफिकल्टीज भी आपके दिमाग में आ गई होंगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तीसरी डिफिकल्टी क्या होती है, तीसरी डिफिकल्टी है बेटा कि प्रेशर जो हाइड्रोजन गैस का है वो 1 atm मेंटेन करना है, लेकिन वो प्रेशर 1 atm मेंटेन करना भी एक प्रॉब्लम है। वो मेंटेन नहीं होता है, स्टार्टिंग में होता है, फिर हाइड्रोजन गैस अंदर जाती है तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, अगर अंदर से हाइड्रोजन गैस बनी तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो 1 atm मेंटेन करना भी प्रॉब्लम होता है। तो ये पूरी बात जितनी अभी तक हमने पढ़े सब रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एसएचई के बारे में देखे। अब हम देखेंगे दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका नाम है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो बच्चों ये है हमारा दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका नाम है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो ये उसकी डायग्राम मैंने आपके सामने बना के रखा हूं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक बड़ा सा ट्यूब है और ये ट्यूब के सबसे नीचे में Hg का सॉल्यूशन फिल है, सिर्फ Hg है, प्योर मर्क्यूरी है।
उसके ऊपर एक पेस्ट है, वो Hg और Hg2Cl2 से बना हुआ पेस्ट है, और उसके ऊपर एक KCl सॉल्यूशन जो कि ये बेंड साइड ट्यूब है जो उसमें भी फिल किया हुआ है। यहाँ पर ग्लास वूल प्लग लगा रहता है जो सॉल्ट ब्रिज के लिए मदद में आ जाता है, सॉल्ट ब्रिज का काम भी करता है ये साइड ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये एरिया खाली है, यहाँ पर एक पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम मटेरियल डालते हैं, और यहाँ से एक पूरा एक कवर लगा हुआ है, कवर के अंदर से प्लेटिनम का वायर नीचे तक आया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर नो जॉइंट एट ऑल, थोड़ा यहां से यहां तक आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ गई होंगी बातें। सबसे पहले इसको बनाया कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा खाली ट्यूब लिया जाता है और इस ट्यूब में ये मटेरियल फिक्स कर दिया जाता है ऊपर से नीचे, जैकेट, जैकेट के साथ में प्लेटिनम का वायर। फिर यहाँ से साइड ट्यूब से सबसे पहले हम Hg को डालते हैं जो नीचे जाके भर जाता है, फिल हो जाता है। फिर Hg के बाद में हम पेस्ट डाला जाता है, पेस्ट फिल होता है। फिर पेस्ट के बाद में हम KCl सॉल्यूशन डालते हैं जो यहां तक आता है। बस समझ में आ गया, कुछ ये तरीका है। इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है, ये जो वायर है, वायर ये Hg के कांटेक्ट में है, बट ये वायर इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस पेस्ट एंड KCl सॉल्यूशन। अगर ये पेस्ट के साथ में कांटेक्ट है तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है Hg से होते हुए। समझ में आ गया। Hg फिर वही बात है, Hg इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका फॉर्मुलेशन भी मैंने यहाँ पर लिखा है, KCl सॉल्यूशन यानी फॉर्मुलेशन रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्ट्रोड है तो कोई ना कैसे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है, KCl फिर Hg2Cl2 और Hg। ये तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड है। मैंने जैसे जब भी बोला था 4 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक मेटल आयन जो आपने जिंक और कॉपर वाला देखा था, फिर उसके बाद में नॉन मेटल आयन जिसमें आपने देखा था SHE, और तीसरा है कौन सा, यह है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, तो मेटल और उसका स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड है ये। और एक चौथा इलेक्ट्रोड होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, वो अभी आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये बता दिया मैंने इसके बारे में। अब देखो बेटा, अब ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हम जो KCl सॉल्यूशन डालते हैं, ये KCl सॉल्यूशन डिसाइड करता है कि कितने वोल्टेज का होगा। अगर आप KCl सॉल्यूशन सैचुरेटेड वाला डालते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने जो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक में आपको पढ़ाया था, अगर सैचुरेटेड वाला डालते हो तो 0.242 वोल्ट का बनेगा। अगर आप KCl सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी वाला डालते हो तो इसका वोल्टेज रहेगा 0.280 वोल्टेज, और अगर KCl सॉल्यूशन आप 0.1 मोलैरिटी वाला डालते हो तो कितना रहेगा, 0.337 वाला रहेगा। दिमाग में आ गई बातें, क्लियर है। लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ये वेरी भी होती है बेटा, थोड़ी बहुत चेंज भी होती है वैल्यू। इसीलिए इसकी वैल्यू एक बार हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करके निकाल लेते हैं जिसका हमको श्योर है कि उसकी वैल्यू इतनी है, तो इसलिए उसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है थोड़ी बहुत वेरी होती है, इसलिए हमको इसको कंफर्म करना पड़ता है, एक बार इसको चेक करके निकाल के देखना पड़ता है कि वैल्यू जो आ रही है उतनी ही आ रही है कि कुछ और आ रही है, फिर उसकी वो वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है। अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोड भी कभी कैथोड बिहेव कर सकता है, कभी एनोड बिहेव करता है। तो यहाँ पर कंडीशन डाल देता हूं, इफ वाली, इफ इट बिहेव्स एज कैथोड बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन वाली रिएक्शन हो रही है बोले तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए सीधा 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 ये यहां तक पहुंच गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचने के बाद में मरक्यूरी में जाएंगे, मरक्यूरी के बाद में इलेक्ट्रॉन की जर्नी पेस्ट में जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर बचे, पेस्ट के पास में। अब पेस्ट जो है, पेस्ट में दो लोग हैं, Hg और Hg2Cl2। Hg तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, भाई मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसके पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जर्नी किसके पास पहुंची, Hg2Cl2 के पास में। तो ये रखा मैंने Hg2Cl2, इसके पास पहुंचे इलेक्ट्रॉन। अब Hg2Cl2 के डीप में जाके देखते हैं हम कौन है ये। Hg2Cl2 के अंदर बैठे हैं Hg पॉजिटिव, कितने बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। क्लोरीन निगेटिव, 2 लोग बैठे हैं। समझ में आ रहा क्या, इसको बोलते हैं Hg2Cl2। 2 ये वाले आयन है, 2 ये वाले आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 1 इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब लेंगे, दोनों बनेंगे नॉर्मल, ट्वाइस Hg प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। हो गई रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है कैथोड वाली, बैठ गई दिमाग में रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर इफ इट बिहेव्स एज एनोड, तो भाई होंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा।
तो मैं आपको बताऊं ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इस रिएक्शन को उल्टा लिख डालो। ऐसा हो जाएगा ट्वाइस Hg प्लस 2Cl निगेटिव गिव्स ट्वाइस Hg2Cl2, सॉरी ये गलत हो गया, ट्वाइस नहीं प्लस क्या रहेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो कहानी हो गई ऐसी। समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे कैसे क्या क्या कैसा कैसा है सब कुछ। एप्लीकेशन की बात है तो फिर एप्लीकेशन वही है, इसको जिंक के साथ अटैच करो, फिर उसको पोटेंशियोमीटर में अटैच करो सेल को, और आप वैसा ही एप्लीकेशन देखना है जैसा हमने एसएचई में देखा था। बस यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज ये है कि ये भाई सबको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, नो प्रॉब्लम, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि सॉल्ट ब्रिज अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, इसका जो बेंड साइड ट्यूब निकलता है यही सॉल्ट ब्रिज के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि इसका वोल्टेज ज्यादा चेंज नहीं होता है, इतना ही रहता है, एक बार जो बन गया उसका वोल्टेज उतना ही रहता है। ये रिप्रोड्यूसिबल है, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और कांस्टेंट रहता है ये। समझ में आ गया। तो आज बेटा हमने जितना भी टॉपिक पढ़े हैं ईच एंड एवरी बातें सब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का था। आज का हमारा ये लेक्चर पूरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में ही था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में रेफरेंस इलेक्ट्रोड अच्छे से बैठ गया होगा और आप और अच्छे से इसकी पढ़ाई करो। और आप जितनी जितने 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 प्रॉब्लम्स है आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।